अभया को न्याय विहीन रहते आज 84 दिन हो चुके हैं। न्याय की मांग में हम 84 दिनों से आवाज उठा रहे हैं। हर उम्र के, हर वर्ग के लोग एक साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारे नारों की गूंज राज्य की सीमाओं को पार करते हुए देश और दुनिया तक पहुंच गई है। हम सभी ने देखा कोलकाता पुलिस ने किस प्रकार तथ्यों को दबाने की कोशिश की और प्रशासन ने अपराधियों को बचाया। आंदोलन के दबाव से अब केस सीबीआई को सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसके बावजूद जांच की गति बेहद धीमी और न्याय अभी भी दूर है। सीबीआई ने निचले अदालत में प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल की। सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसे सीबीआई की चार्जशीट माना जा रहा है। इसे सीबीआई की चार्जशीट मानकर भरोसा किया जाए तो ये बहुत ही कमजोर दिखाई देती है और बहुत सारे सवाल उठते हैं। कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। 9 तारीख की ऑटोप्सी के सैंपल लिए गए, लेकिन 14 तारीख को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। इतनी देरी क्यों? संजय राय को 9 तारीख में हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके खून से सने कपड़े बैरक से 12 तारीख को लाए गए। देरी क्यों? चार्जशीट में घटना के दिन की टाइमलाइन है, लेकिन उसके माता की टाइमलाइन है, लेकिन अभया के माता पिता को अस्पताल में उनकी बेटी के पास 3 घंटों तक नहीं जाने दिया गया। इसका ये क्यों हुआ? इसी तरह इसका भी उल्लेख नहीं है कि टाला थाने में घटना की रिपोर्ट कब दाखिल की गई। एफआईआर करने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की थी, लेकिन एफआईआर भी अभया के माता पिता को ही करनी पड़ी। ऐसा क्यों? सीजर रिपोर्ट रात 11:15 बजे पर हुआ और एफआईआर 12:15 बजे। संजय राय को रात 11:30 पर गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर से पहले इतनी जल्दी गिरफ्तारी संदेहजनक है। संजय राय के शरीर पर चोट के निशान अभया के विरोध के कारण माने जा रहे हैं। उसके नाखून के सैंपल में क्या संजय राय का डीएनए पाया गया? चार्जशीट में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? पुलिस ने संजय राय को अरेस्ट किया ब्लूटूथ ईयरफोन्स की वजह से। चार्जशीट में उसके सीसीटीवी में उसकी गतिविधियां डिस्क्राइब की हैं। 4:03 बजे रात में उसे देखा गया वार्ड की तरफ जाते हुए। ईयरफोन उसके गले में था। रात 4:32 पर वो वार्ड से निकलता है बगैर ईयरफोन्स के। कैमरा की तरफ आते हुए दिखता है 4:31 बजे और फिर वार्ड की तरफ जाता है। उस समय लेकिन चार्जशीट में ये नहीं लिखा है कि उस समय उसने ईयरफोन पहना था या नहीं। इसका उल्लेख क्यों नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सफेद तरल का बयान है जो एंडोसर्वाइकल कनाल से कलेक्ट की गई थी। क्या उस तरल का टेस्ट हुआ है? उसका डीएनए एनालिसिस कहाँ है? क्या ये संजय राय का डीएनए है? वो रिपोर्ट सब कहाँ है? संजय राय के थूक के निशान है, लेकिन इस सफेद तरल का चार्जशीट में कोई उल्लेख नहीं है। इसका क्या जवाब है? बीआर सिंह अस्पताल, ईएसआई अस्पताल और कमांड अस्पताल में किए गए मेडिकल प्रशिक्षणों का कोई उल्लेख नहीं है। मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे जांच में कई खामियां नजर आती हैं। सीजर रिपोर्ट, अरेस्ट मेमो और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स भी अधूरी थी। अभया के माता पिता की कई प्रार्थनाओं पर कार्रवाई करने में भी सीबीआई असफल रही है, जिन्होंने संजय राय के अलावा अन्य दोषियों की संलिप्तता और अपराध को छिपाने में अस्पताल प्रशासन की भूमिका का आरोप लगाया है। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई की ढिलाई का कारण क्या है? चार्जशीट में केवल संजय रॉय को आरोपी बताया जा रहा है। क्या और लोग भी इस अपराध में शामिल थे?
हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इन सवालों का जवाब देगी और जांच में पारदर्शिता बनाए रखेगी। हमारे आंदोलन में जो लोग हमारे साथ आए उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के अधिकारों की रक्षा और जनहितकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम संघर्षरत हैं। आने वाले 9 नवंबर को 3 महीने यानी कि 90 दिन हो जाएंगे अभया के विचारहीन रहने में। उन्हीं 90 दिनों में हम अभया की याद में एक द्रोह की गैलरी का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे आंदोलन की झलकियां होंगी। आरजीकर अस्पताल में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही उस दिन हम कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक एक न्याय की मांग करते हुए मार्च करेंगे। बंगाल के सभी जिलों के आम नागरिकों से हम अपील करते हैं कि वे अपने तरीके से विरोध व्यक्त करें। अभया को न्याय दिलाना और भविष्य में एक और अभया न होने देना, इसे सुनिश्चित करना, यही हमारा संकल्प है। প্রশ্ন ছিল অভয়ার বাবা মা তারা বলছেন যে অমিত শাহর সাথে দেখা করতে না পেরে তারা হতাশ, এলে ভালো করতেন, কিন্তু তার দলের লোকজন যোগাযোগ রাখছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। অমিত শাহ আসেননি, তারা হতাশ, তিনি ব্যস্ত মানুষ, আসতে পারেননি, কিন্তু দলের লোকজন যোগাযোগ রাখছেন। কি বলবেন? দেখুন, একটাই কথা বলার যে যিনি আমাদের সহকর্মী অভয়া, তার বাবা মা কি চাইছেন, তারা দেখা করতে চেয়েছিলেন। তো তাদের যে দেখা করার জায়গাটা, তাদের যে জায়গাটা রয়েছে, যে তারা তো অসহায় বোধ করছেন, তারা তো কোথাও মানে বিচার কোথায় পাওয়া যাবে এই গোটা ব্যাপারটা তারা নানা জায়গায় মাথা ঘুরে পড়ছেন। তো সেই জায়গায় তারা নানা জনের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও তারা দেখা করতে চেয়েছিলেন, হোম মিনিস্টারের সাথে। তিনি কলকাতা আসার পরেও দেখা করেননি, এটুকু আমরা যেটুকু জানি, আমরা সংবাদ মাধ্যমেই জেনেছি, আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছি। এবং সেখান থেকে কাকু কাকিমা যে একটাভাবে হতাশ হয়েছেন, সেই জায়গা থেকেই আমরা সেটাই আমরা দেখতে পেয়েছি। এবং আমাদেরও একটাই ধারণা যে বাবা মা যা চাইছেন সেটাকে অনেক সংবেদনশীলতার সাথে সকলে গুরুত্ব দিক, এইটুকুই আমাদের চাওয়া। এর থেকে খুব বেশি বলার জায়গা বোধহয় আমাদের নেই। কেননা আমাদের মনে হয় যে কাকু কাকিমা যে জিনিসগুলো চাইছেন, তারা নিজের মেয়েকে হারিয়েছেন। তো সেই জায়গা থেকে তাদের যে চাওয়া, তারা যাদের সাথে দেখা করতে চাইছেন, সেটাকে সকলের সম্মান দেওয়া উচিত। প্রত্যেকে সেই ব্যাপারটাকে সংবেদনশীলতার সাথে সম্মান দেওয়া উচিত, মান্যতা দেওয়া উচিত, এইটুকুই আমরা বলতে পারি। ওনারা এটাও বলছেন যে থ্রেড কালচারের সাথে যারা যুক্ত তারাই এক নতুন সংগঠন করে বিচারের দাবি তুলছে, ওদের মধ্যেই হয়তো অপরাধীর। দেখুন, এটা তো আমরা আগেও বলেছি, এটা নতুন করে কাকু কাকিমার বক্তব্য বটে। এটা আমরা নিজেরা যখন বক্তব্য রেখেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে, যে এখন 80-85 দিন পর গিয়ে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিছু সংগঠন নতুন করে ভুঁইপোড়ের মতো উঠছে। তারাই যাদের এই থ্রেড কালচারের সাথে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ ছিল, যাদের বিভিন্ন জায়গায় এনকোয়ারি কমিটিতে হয়েছে, তাদেরকে কলেজ কাউন্সিল মিটিং, এনএমসি এনকোয়ারি কমিটি মেনে তাদেরকে সাসপেন্ড করেছে, এরকম জায়গায় গিয়েছিল। তো সেই লোকগুলোই এখন নতুন করে সংগঠন করছে। তো যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, এই কথাটা তো আমরা আগেই বলছি, আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্সও বললাম, আমরা দেখতে পাচ্ছি কলেজে যে থ্রেড কালচারের মাথারা আবার এই মৌনসী পাঠটা আবার কায়েম করার একটা চেষ্টা চলছে, সেটা সর্বতভাবে আমরা রুখব।